दी जाती थी। ठीक है, फिर इसको भी जला दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको भी जला दिया गया। बख्तियार खिलजी 1193 के अंदर भारत में आता है और 4 साल के बाद इसको जलाता है भाई। 1197 के अंदर ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को जला देता है भाई। और फिर बाद में बात आती है इसकी 1199 के अंदर टारगेट रहता है इसका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, सबको पता है भाई बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये एक विश्वविद्यालय और जला चुका होता है, वो हेलो नमस्कार वेलकम। आज हम पाल वंश के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हर्षवर्धन काल के बारे में बात की थी। हम हर्षवर्धन काल पढ़ चुके हैं, राष्ट्रकूट राजवंश पढ़ चुके हैं और प्रतिहार वंश पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम पाल वंश। ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजवंश था ये और लगभग 400 सालों तक इसने पूर्वी भारत पर राज किया था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ इन्होंने राज किया था। बात करूं तो पाल वंश की, इससे पहले बात करता हूं हर्षवर्धन काल की। हर्षवर्धन काल के अंदर क्या था कि भाई जो जितने आसपास के जो छोटे छोटे बंगाल, बिहार, उड़ीसा है ना, उधर के साइड पे या तो गौड़ नरेश शशांक राज करता था या फिर राज करता था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित कर दिया था और लगभग 637 ईस्वी के अंदर 637 के अराउंड उसकी मौत हो गई थी। किसकी? शशांक की। गौड़ नरेश जो शशांक था, जिसको हर्षवर्धन ने हराया था, उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद बंगाल के अंदर ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो कि उस रियासत को संभाल सके, मतलब अच्छे तरीके से उस पर राज कर सके। ठीक है, लगभग ये सिलसिला चलता गया 100 सालों तक, 100-120 सालों तक ये सिलसिला चलता गया। जो छोटे छोटे मतलब जो सामंती लोग थे वो अपनी अपनी जगह पर कब्जा करके वहां पर राज करते थे। ठीक है, जैसे ये बंगाल है भाई, पूरा ये बंगाल है पूरा। यहां पर एक सामंत ने अपना कब्जा कर लिया, यहां पर राज करने लग गया। इस छोटे से हिस्से पर कोई दूसरा राज करने लग गया, इस छोटे से हिस्से पर कोई दूसरा राज करने लग गया, यहाँ कोई दूसरा राज करने लग गया, यहाँ कोई दूसरा राज करने लग गया। उस टाइम पर बंगाल की स्थिति थी ये। तो जो ये सामंती व्यवस्था थी ना भाई, जिसके अंदर दम था, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके अंदर दम था वो वहीं पर भी अपना एरिया उसको मान के वहां पे राज करने लग गया था। छोटे छोटे जो सामंती लोग थे वो अपने अपने जगह पर राज कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बंगाल का जो एरिया था उस टाइम पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये एरिया छोटे छोटे सामंतों के अधिकार में था। वहां पर किसी एक पूर्णतया किसी मतलब अच्छे राजा यानी शक्तिशाली राजा का राज नहीं था। ठीक है, यानी जो शक्तियां थी छोटी छोटी ये बटी हुई थी, आपस में लड़ती रहती थी। ठीक है, जो बंगाल इससे पहले क्या था कि भाई जो गौड़ नरेश शशांक था ना, वो इनको एकजुट करके रखता था। मतलब पूरे बंगाल, बिहार उस साइड पर शशांक राज करता था और कन्नौज की साइड पे राज करता था हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद इन जो ये सामंत लोग थे, इनको समझ में आया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ये हम आपस में यूं ही लड़ते रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर इन्होंने क्या किया, आपस में बैठकर एक समिति बनाई और फिर क्या किया, एक गोपाल नाम का बंदा था भाई, ये गडरिया था। इसको राजा बना दिया भाई, ठीक है। गोपाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक गडरिया था। इसको इन्होंने, इसकी योग्यता देखी, ठीक है। इसकी योग्यता के हिसाब से सबको लगा कि भाई इस एरिया को जो बंदा एकजुट करके रख सकता है, मतलब सब पूरे राष्ट्र को संभाल सकता है, वो बंदा है गोपाल, ठीक है। तब ये गोपाल राजा बनाया गया। ये राजा कब बनाया गया, ये बनाया गया भाई 750 के अंदर भाई, 750 ईस्वी के अंदर गोपाल को राजा बनाया गया और इसने राज किया 20 सालों तक, यानी 770 ईस्वी तक भाई। इस बंदे ने 20 साल तक राज किया। ये एक भाई हिंदू राजा था भाई, हिंदू राजा था, बौद्ध धर्म को मानता था। क्या था भाई, 750 में इसने राज करना शुरू किया, 770 तक इसने राज किया। के बारे में बात करूं तो भाई गोपाल के बारे में एक उन्होंने है ना बिहार के अंदर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी, एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये कहा था भाई, बिहार के अंदर था। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर था भाई। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ, ये हुआ भाई 750 से 770 ईस्वी के बीच में हुआ। किसने करवाया, गोपाल ने भाई। गोपाल कौन था, पाल वंश का शासक था, पाल वंश का संस्थापक था, एक गडरिया था, ठीक है। कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, एक हिंदू राजा था, ठीक है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, गोपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था, बिहार के अंदर, नालंदा से 10 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित था। यानी जिन बच्चों को नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो एडमिशन नहीं मिलता था, उनका एडमिशन कहाँ होता था, यहाँ पे। इसके अंदर भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। फिर इसको भी जला दिया गया, किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको भी जला दिया गया। बख्तियार खिलजी 1193 के अंदर भारत में आता है और 4 साल के बाद इसको जलाता है भाई। 1197 के अंदर ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को जला देता है भाई। और फिर बाद में बात आती है इसकी 1199 के अंदर टारगेट रहता है इसका नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। सबको पता है भाई बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये एक विश्वविद्यालय और जला चुका होता है, वो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। हम बख्तियार खिलजी के बारे में कल डीपली पढ़ेंगे कि भाई ये भारत में क्यों आया था
और इसने भारत के अंदर कितने साल रहा था, क्या कुछ किया था, और ये विश्वविद्यालय ही इसने क्यों जलाए, और कोई इसका टारगेट क्यों नहीं था। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। 1199 के अंदर इसने इसको जला दिया भाई। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, यहां तक बात आती है गोपाल की। गोपाल के बाद, इससे पहले मैं बात करूं कि भाई इसकी जो हमें जानकारी मिलती है ना गोपाल, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि भाई इसकी जो जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है इस वंश की। भाई अभिलेख है, अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है इसकी। 3 है भाई ये। ठीक है, एक खलीमपुर का अभिलेख भाई। ठीक है, और एक है भाई मुंगेर का अभिलेख, मुंगेर का अभिलेख। और है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का अभिलेख भाई। और एक है नारायणगढ़ का। ठीक है भाई, ये 4 अभिलेख है, इसका कोई खास जिक्र नहीं होता भाई। ठीक है, ये 3 ही है। खलीमपुर का अभिलेख, खलीमपुर से एक अभिलेख मिला है जी, खलीमपुर से एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख के अंदर पाल वंश की जानकारी मिलती है, पाल वंश के शासक जो कि धर्मपाल, उनकी जानकारी मिलती है, पाल वंश का प्रशासन, पाल वंश ने जो युद्ध किए उन सब की जानकारी कहां से मिलती है हमें? इस अभिलेख से, खलीमपुर अभिलेख से। एक है भाई मुंगेर का अभिलेख। मुंगेर एक गांव का नाम है, मुंगेर एक गांव का नाम है भाई। ठीक है, और यहां से भी एक अभिलेख मिला है, वो अभिलेख भी ये बताता है कि भाई पाल वंश के बारे में ये अभिलेख बताता है। और मुंगेर, मुंगेर के बारे में बात करूं तो मुंगेर जब रावण का वध किया गया था ना, रावण का वध किया गया था तो सीता जी ने वहां पर अपने केस धोए थे। यहां पर एक कुंड है भाई, कुंड है। कहां पर? मुंगेर के अंदर एक कुंड है। जब रावण का वध किया था तो उसके बाद सीता जी ने अपने केस कहां पर धोए थे? कुंड के अंदर। कुंड वो कहां है? ये है मुंगेर के अंदर। और मुजफ्फरपुर, एक अभिलेख मुजफ्फरपुर से मिलता है और इस अभिलेख के अंदर भी पाल वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, किस तरीके से पाल वंश की स्थापना होती है और कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, इन सब की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है हमें? मुजफ्फरपुर के अभिलेख से। और मुजफ्फरपुर आप जानते हो, जो खुदीराम बोस है ना, खुदीराम बोस भाई, उनकी ये जन्म स्थली है भाई, जन्मभूमि। ठीक है भाई, एक तो जानकारी यहां से मिलती है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंदर बात करूं सबसे पहले उदय सुंदरी कथा। ठीक है, तारानाथ के ग्रंथ भाई। और भाई तीसरी है सिलसिल उत
सिलसिल उत तिवारिक और चौथी है रामपाल चरित। साहित्यिक स्रोत की बात करूं ना तो उदय सुंदरी जो कथा है ना, इस कथा के अंदर इस वंश की जानकारी मिलती है भाई, पाल वंश की। तारानाथ के जो ग्रंथ है, लेखक तारानाथ के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि भाई जो गोपाल है ना, गोपाल का जन्म कहाँ हुआ है? बांग्लादेश के बोगरा जिले में हुआ है भाई। तारानाथ के ग्रंथ ये बताते हैं, ठीक है। और ये सिलसिलुत तिवारिक एक अरबी यात्री आया था भाई, उसका नाम था सुलेमान। ये कौन था भाई? ये एक अरबी था भाई, ठीक है, अरबी यात्री था। इसने अपनी पुस्तक सिलसिल उत तिवारिक ये पुस्तक लिखी थी भाई। इस पुस्तक के अंदर इसने जिक्र किया है, इसने पाल वंश के बारे में भी बताया है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी बताया है और प्रतिहार वंश के बारे में भी बताया है। क्या क्या बताया है इसने? इसने पाल वंश धर्मपाल के बारे में भी बताया है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक जो कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे, उनके बारे में ये बताया है कि भी राष्ट्रकूट राजवंश के जो शासक थे ना, वो मुसलमानों को मानते थे भाई, मुसलमानों का आदर करते थे, ठीक है, उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति देते थे। राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में इसने ये बताया है कि भी ये मुसलमानों का आदर करते थे, मस्जिद बनाने की अनुमति देते थे। किसने बताया है? सुलेमान, जो कि एक अरबी था भाई। इसने किस पुस्तक में? सिलसिल उत तिवारिक में, ठीक है। और प्रतिहार वंश के बारे में इसने बताया है भाई, मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के बारे में इसने बताया है, इसने लिखा है कि मिहिर भोज एक ऐसा कट्टर शत्रु था। किसका था? मुसलमानों का। राष्ट्रकूट राजवंश मुसलमानों का आदर करते थे, लेकिन प्रतिहार वंश के जो शासक थे, जो मिहिर भोज, स्पेशली मिहिर भोज, वो मुसलमानों का कट्टर शत्रु था और उनको मतलब देख के बिल्कुल भी राजी नहीं था भाई, ये लगा लो, ठीक है। पाल वंश के बारे में बताया इसने, राष्ट्रकूट राजवंश, प्रतिहार वंश के बारे में, तीनों वंशों के बारे में इस सुलेमान यात्री ने बताया। उसके बाद बात आती है रामपाल चरित। ये एक बुक है भाई, ठीक है, इसके अंदर जानकारी मिलती है रामपाल की भाई, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करूं तो उदय सुंदरी कथा में पाल वंश की जानकारी मिलती है। इस कथा के अंदर जो भाई धर्मपाल है ना, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल इसको मतलब शक्तिशाली राजा बताया भाई उस टाइम का। उस टाइम का इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा धर्मपाल को बताया है। और जो रामपाल चरित है ना, इसके अंदर
रामपाल की नहीं, धर्मपाल की जानकारी मिलती है भाई। ठीक है, धर्मपाल की जानकारी मिलती है उदय सुंदरी कथा में, तारानाथ के ग्रंथों में। ये तारानाथ कौन थे? ये बौद्ध, तिब्बत के बौद्ध गुरु थे भाई, तिब्बती बौद्ध गुरु। रामपाल चरित में। ठीक है, अब बात करते हैं हम धर्मपाल के बारे में। अब बात करते हैं हम धर्मपाल के बारे में। गोपाल के बारे में पढ़ा हमने, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके जो दूसरा शक्तिशाली राजा आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला शक्तिशाली शासक कौन था? गोपाल था, जिसने इस वंश की नींव डाली। और दूसरा शक्तिशाली शासक कौन था? दूसरा शक्तिशाली शासक था धर्मपाल। 870 से 810 तक राज किया है। गोपाल ने राज किया था 20 साल ईस्वी, और इसके लड़के ने राज किया था 40 साल। ठीक है, धर्मपाल के बारे में बात करूं तो गोपाल का ये लड़का था, दूसरा शक्तिशाली राजा था इस वंश का। इस वंश का वैसे तो शक्तिशाली राजा कौन था? धर्मपाल ही था, लेकिन शक्तिशाली राजा गोपाल भी था। अगर शक्तिशाली राजा नहीं होता तो इसको इस वंश की बागडोर थोड़े मिलती। ठीक है, लेखक था भाई एक हरिभद्र सूरी। ये इसके दरबार में रहता था भाई। एक लेखक था हरिभद्र सूरी। ठीक है, और कवि जो सोठल है ना भाई, इसने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामिन कहा गया। कहां पे? जो मैंने बताया था उदय सुंदरी कथा है, उसके अंदर धर्मपाल को उत्तरापत स्वामिन कहा गया। ठीक है, धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनवाया था भाई, विक्रमशिला। इसने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जो नालंदा था वो भी बिहार के अंदर था भाई, और जो ओदंतपुरी था ये भी बिहार के अंदर था भाई। यानी ये देखो, इनके टाइम पर 3 विश्वविद्यालय बिहार के अंदर थे। और भाई इनका ज्यादा जिक्र नहीं होता है। ज्यादा जिक्र किसका होता है? नालंदा विश्वविद्यालय का होता है। ये सोच के देखो कि उस टाइम पर विदेशों से पढ़ने के लिए बच्चे भारत के अंदर आते थे। मान के चलो, अगर उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय अगर ना चलाया जाता तो आज हम कहाँ होते? आज हमारे जो मतलब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन जाते हैं। ठीक है, काश अगर नालंदा ना जलाया होता तो विदेशों से उसी टाइम पे पढ़ने आते थे, तो आज तो बात ही कुछ और होती रही। और इन तीनों विश्वविद्यालयों को किसने जलाया? खिलजी ने भाई, बख्तियार खिलजी ने। क्यों जला दिए? एक ईर्ष्या की वजह से, जलन हुई कि भाई ये भारत मतलब इतनी तेजी से ग्रो क्यों हो रहा है। ठीक है, इसकी सक्सेस पर जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी भावना लेकर बख्तियार खिलजी ने इन सबको जला दिया। ठीक है, धर्मपाल के बारे में और एक बात और मिलती है भाई, उस टाइम पर जो कन्नौज की भूमि थी ना,
वो सोना उगलती थी। हर राजा ये चाहता था कि भाई मैं कन्नौज की भूमि पर राज करूं। कन्नौज का एक त्रिपक्षीय युद्ध होता है भाई। इसके अंदर 3 राजा होते हैं भाई, राष्ट्रकूट वंश के साथ प्रतिहार और पाल, ये 3 वंशों के बीच ये युद्ध होता है। राष्ट्रकूट राजवंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था ध्रुव, प्रतिहार वंश का था भाई वत्सराज, और पाल वंश का था भाई धर्मपाल। ये जो पहला जो युद्ध होता है ना, वो धर्मपाल इस वत्सराज और ध्रुव के बीच में होता है। तो ध्रुव वत्सराज को पराजित कर देता है। उसके बाद ध्रुव का युद्ध होता है धर्मपाल के साथ, और ध्रुव धर्मपाल को पराजित कर देता है। और धर्मपाल भी एक शक्तिशाली राजा था और ध्रुव भी शक्तिशाली राजा था। लेकिन राष्ट्रकूट राजवंश का जो ये योद्धा था ध्रुव, इसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। और इसकी योग्यता को देखते हुए कि भाई धर्मपाल हार गया है, लेकिन इसकी योग्यता को देखते हुए ध्रुव ने क्या किया, धर्मपाल से अपनी लड़की की शादी कर दी। ठीक है, और उसकी शादी कर दी, और जो लड़के का जन्म होता है उसका नाम रखा जाता है देवपाल। ठीक है भाई, ये जानकारी मिलती है धर्मपाल से।